प्रदेश की जलवायु, है ना। तो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में जलवायु को देखा है ना। हमने कोपेन की जलवायु को देखा है, थानवेट की जलवायु को भी देखा है, जलवायु वर्गीकरण को भी देखा है ना। उसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश की जलवायु को भी समझेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले हम छोटी चीजें समझ ले, है ना, जो बेसिक चीजें होती है कि मौसम क्या होता है ना। मौसम जो भी जलवायु तत्व होते हैं, जैसे हो गया कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई, है ना, मृदा में नमी हो गई, ये सारे जलवायु तत्व यदि लघु काल यानी कि अल्पकालिक समय के लिए किसी क्षेत्र विशेष पर, क्षेत्र बोल रहा हूं मैं, स्थान विशेष पर अगर हमें उनमें कुछ बदलाव नजर आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं ना। ये देखिए, लघु समय यानी कि दिन हो गया, सप्ताह हो गया, मास हो गया, है ना, या वर्ष हो गया, के संदर्भ में किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं अथवा अर्थात तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता आदि के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं ना। तो ये एक क्षेत्र विशेष, क्षेत्र यानी कि छोटे क्षेत्र में रहेगा, यानी कोई शहर हो सकता है ना, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर, जबलपुर, ये सारे स्थानों पर हम क्या देखते हैं, मौसम को निर्धारित करते हैं। हम किसे निर्धारित करते हैं, मौसम को, है ना। तो यहाँ पर एक और चीज देख लेना, लघु समय के लिए, है ना, किसी स्थान विशेष पर, क्या है, किसी स्थान विशेष पर। तो किसी स्थान की अगर हम बात करें तो किसी शहर की बात करेंगे हम, है ना। गांव की बात करेंगे, भाई मेरे गांव का मौसम कैसा है, अच्छा है, सुहावना है, ऐसा बोलते नहीं बोलते आप, ठीक है। फिर कल सुबह लगाया यार, कल मौसम कैसे था, जैसे पता चले कि भाई 2 दिन पहले है ना, कल या परसों जो है हमारे इंदौर में बारिश हुई या नहीं हुई। तो ये जो बारिश हुई है तो मौसम उस वक्त चेंज हो गया था। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि यार इंदौर की जलवायु चेंज हो गई थी। जलवायु एक बड़ा शब्द है, और जलवायु यदि बड़ा शब्द है तो वो बड़े क्षेत्र पर निर्धारित किया जाता है, जैसे मालवा के क्षेत्र पर निर्धारित किया जाएगा। जबकि मौसम किसी स्थान विशेष पर, है ना, लघु समय के लिए, यानी कि लघु समय का तात्पर्य हो सकता है दिन हो गया, दिन क्या है ना, घंटे में भी आप निकाल सकते हो कि भाई 2 घंटे पहले ये मौसम था, 2 घंटे बाद चेंज हो गया, समझ में आ गया ना। तो घंटा हो सकता है, दिन हो सकता है, सप्ताह, मास, है ना, वर्ष हो सकता है। तो इसमें वायुमंडलीय दशा अर्थात तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, इन सब में, इन सब की सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा मालवा का रीजन है, एक बड़ा रीजन है। अब मालवा के रीजन में बहुत सारे स्थान होंगे, है ना, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, है ना, इधर हो सकता है रायसेन है, सीहोर है, मतलब बहुत सारे क्षेत्र है ना, बहुत सारे क्षेत्र हो गए यहाँ पर, क्षेत्र बोल रहा हूं, बहुत सारे स्थान हो गए यहाँ पर। अब मैंने माना कि ये वाले स्थान पर एक साल में जो हो गया वो तापमान, अगर मान लेते हैं ग्रीष्मकालीन तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का औसत तापमान अगर हम देखें साल का, है ना, और ग्रीष्मकाल का तापमान यदि देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस है। और शीतकालीन तापमान यदि हम देखें तो शीतकालीन तापमान हम मान के चलते हैं कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस है ना, मान के चलते हैं कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका कोई ना कोई औसत आएगा, ऐसे ही हर स्थान पर तापमान का औसत आएगा, है ना, हर स्थान पर तापमान का औसत आएगा, हर स्थान पर वर्षा का औसत आएगा। तो ये एक साल में किसी स्थान विशेष पर हमने क्या निकाला, मौसमी गतिविधियों को निकाला, है ना। ऐसे अगर इन सारे स्थानों पर मैंने कहा कि 25 से 30 साल का एवरेज लेना है ना, यहाँ पर 25 से 30 साल का एवरेज हो गया, यहाँ पर 25 से 30 साल का एवरेज हो गया, यहाँ पर 25 से 30 साल का एवरेज हो गया, मतलब पूरे मालवा के जितने भी स्थान होंगे हमने 25 से 30 साल के मौसमों का एक औसत लिया, और इन मौसमों के औसत को ये जितने बड़े एरिया में हमने इसको निर्धारित किया है वो उस एरिया की जलवायु कहलाएगी। यानी जलवायु कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, जलवायु जो है वो 20 या 25 से 30 सालों के मौसमी तत्वों का औसत है ना। क्या है, किसी स्थान, किसी क्षेत्र विशेष पर, यहाँ सॉरी, है ना, किसी क्षेत्र विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत का, किसका, दीर्घकालिक औसत का सामान्यतः हम 25 से 30 सालों का औसत लेते हैं। तो इस दीर्घकालिक औसत को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, है ना। तो जलवायु को परिवर्तित होने के लिए लंबा समय भी लगेगा,
और जलवायु में यदि आपको किंचित परिवर्तन होता है तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। जैसे मान लिया जाए कि भाई आज से अगर हम 30-35 साल यानी कि 1990 के दशक की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस था। आज अगर हम बात करें तो 30 साल हो चुके हैं, 30-35 साल हो चुके हैं। अब 30-35 सालों में यदि हमने पृथ्वी के औसत तापमान को मापा है तो वो 15.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, सॉरी 16.4 डिग्री सेल्सियस है ना। कितना है? 16.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हम वृद्धि को देखते हैं। तो ये औसत में हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में अगर हमने वृद्धि देखी है तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस ने पूरे ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे दिया है ना। कृषि पैटर्न जो है वो पूरा चेंज हो गया। मरुस्थल में बारिश हो रही, जहां बारिश हो रही थी वहां पर अभी सूखा उत्पन्न हो रहा है ना। कई सारे जगह पर जो है वो कीटों का प्रभाव बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि उनके स्थान पर जो है उनको अब वो जलवायु सूट नहीं कर रही है, तो उनका अतिक्रमण हो रहा है अन्य क्षेत्र में, है ना। ग्रीष्मकालीन तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जहां पर 42 था आज 45-46 पहुंच रहा है। तो ये इतना मायना जलवायु में चेंज कितना बड़ा वैश्विक परिवर्तन लाता है। तो जलवायु एक बड़ा शब्द है जो 25 से 30 सालों के मौसमी तत्वों का औसत है ना। तो मध्य प्रदेश में भी जलवायु होगी, है ना। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी मानते हैं हम? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर हम भारत को देखें तो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बसा हुआ है। अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को और प्रिसाइज तरीके से बांटे तो मध्य प्रदेश ऊपरी क्षेत्र में है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है। तो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र को हम कहते हैं उपोष्ण क्षेत्र। क्या कहते हैं? उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो हम उपोष्ण कटिबंध में है, लेकिन हमारे यहाँ जलवायु कैसी पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। मानसूनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत जो है वो मानसूनी जलवायु क्षेत्र में बसा हुआ है और मध्य प्रदेश का लगभग पूरा हिस्सा 100% हिस्सा जो है वो मानसून के प्रभाव में है। यही कारण है कि प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की मानी जाती है। किस प्रकार की मानी जाती है? मानसूनी प्रकार की मानी जाती है ना। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश है तो हम जो है वो ये देखिए, ये 28 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है ना। समझ में आ गया? तो 21 डिग्री 30 मिनट से लेकर 26 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक मध्य प्रदेश का विस्तार है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार को देखें तो ये अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देख रहे तो हम स्वाभाविक तौर पर जो है वो उपोष्ण कटिबंध में ही आते हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो पूर्णतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है और भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। जिस प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है एज इट इज हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो भारत की जलवायु जैसी है वैसी ही हमारे मध्य प्रदेश की भी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसून। 2 मार्क्स में पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको लिखना है ना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। चलिए, अब मानसून को प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब जलवायु को कौन कौन से कारक? बहुत सारे कारक हैं, मैंने अच्छे लिख दिए हैं आपको। कर्क रेखा की निकटता। कर्क रेखा की निकटता का तात्पर्य है कि कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से गुजरी हुई है। कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरी हुई है ना। तो आपको याद होना चाहिए शहडोल वगैरह, शहडोल से लेकर रतलाम तक आपको पूरे की पूरे जिले याद होने चाहिए। ये भी आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। 14 जिलों के नाम लिखे जिनसे होकर है ना कर्क रेखा गुजरती है। तो शहडोल से लेकर आप रतलाम तक जो है वो सीक्वेंस में आपको बताना है ना। ठीक है, तो कर्क रेखा की निकटता से अर्थ क्या है? अगर हम कर्क रेखा से निकटता को देख रहे हैं तो कर्क रेखा से निकटता का तात्पर्य है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये देखिए, ये कर्क रेखा गुजरी हुई है यहाँ से, तो मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरी हुई है। इसलिए अगर हम ऊपर की ओर देखें और नीचे की ओर देखें तो सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत यहाँ पर रहती है और लंबवत रहने के कारण याद रखना है ये वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा तापमान को प्राप्त करेगा। तो कर्क रेखा से निकटता के कारण याद रखना है हमारा जो भाग होता है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो ज्यादा तापमान को प्राप्त करेगा। ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें समुद्र से दूरी,
अगर समुद्र से दूरी है तो याद रखना है आर्द्रता कम होगी, क्योंकि जो क्षेत्र समुद्र के निकट होते हैं वहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, और आर्द्रता ज्यादा होने के कारण वहां पर जो है न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंड होती है। ठंड तो होती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो पसीने वाली है ना, क्योंकि आर्द्रता होती है। लेकिन चूंकि हम समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए हमारे यहाँ पर शुष्कता होगी। क्या होगी? शुष्कता होगी, और सीधे मानसूनी पवनों का ही प्रवेश होगा, जिसके कारण हमारे यहाँ बारिश होगी ज्यादातर, है ना। अगर हम शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में किंचित वर्षा होगी। क्या होगी? किंचित वर्षा होगी। हम जिसे मावट के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? मावट के रूप में जानते हैं। उच्चावच, प्रदेश में उच्चावच्ची धरातल है। अगर हम देखें तो दक्षिणी भाग में जो है वह सतपुड़ा है ना। उसके ऊपर अगर जाए तो नर्मदा घाटी जो निचला क्षेत्र है, फिर अगर ऊपर जाए तो जो है विंध्य प्रदेश है, फिर जो है वो पठारी प्रदेश है या नहीं है। तो इस प्रकार की उच्चावच्ची दशाएं जो है प्रदेश में मौजूद है, और इन्हीं उच्चावच्ची दशाओं के कारण जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। अगर हम सतपुड़ा की हाइट को देखें तो सतपुड़ा की हाइट जो है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर हम यहाँ देखें तो, है ना, यहाँ अगर देखें तो इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो बढ़ने के कारण क्या होगा? इधर कम मानसूनी पवनें रुकेगी, जिसके कारण कम बारिश वाला क्षेत्र रहेगा, है ना। इधर की ओर जैसे जाएंगे तो याद रखना है यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, और मैदान श्रेणी है तो सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर करवाएगा। हम कहते हैं ना कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर सतपुड़ा की हाइट भी ज्यादा है और नेपाल भी रोक रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उच्चावच्ची क्षेत्र जो है वह बारिश वगैरह को भी, है ना, निर्धारित करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की हो रही है ना। अल नीनो का प्रभाव यदि भारत पर हो रहा है तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी होगा। यदि अल नीनो का समय है तो अल नीनो का सिंपल सा अर्थ होता है कि 25 दिसंबर के आसपास पेरू के तट से जो संलग्न प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर के जल का गर्म होना, है ना। और उसका वहां पर जल के गर्म होने के कारण याद रखना है कि जो इंडोनेशिया वाला जो भाग होता है ना, जो इंडोनेशिया वाला जो भाग होता है, याद रखना है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हमारे बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी याद रखना है सामान्यतः हाई प्रेशर बेल्ट निर्मित हो जाता है, क्योंकि वॉकर सेल में जो है वो परिवर्तन हो जाता है ना। इसका मैंने डिटेल में आपको जब वॉकर सेल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था दक्षिणी दोलन वगैरह क्या होता है ना। तो अल नीनो के समय याद रखना है, तो वहां पर यदि हाई प्रेशर बन रहा है भारत में बंगाल की खाड़ी पर, तो बंगाल की खाड़ी पर अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो हमारा जो मानसून है वो इधर की ओर ना आकर वो अरब की ओर जो है वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो भारत में सामान्य से याद रखना है कम वर्षा हो पाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अल नीनो के समय पर जो है वो भारत में जो है सूखा उत्पन्न हो, है ना। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा बनता है कि अल नीनो के समय पर हमारे बंगाल की खाड़ी यानी कि ये जो है ना हिंद महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर हम कह रहे हैं कि हाई प्रेशर बन जाए। बहुत कम होगा, और जिस वक्त होगा समझ लेना है भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। उसी प्रकार से लानिना की स्थिति में याद रखना है सामान्य से ज्यादा वर्षा होती है। और उत्तर की हवाएं, अगर हम उत्तर पश्चिम से आने वाली जो है ना जेट पवने हैं, चक्रवाती जो तूफान होते हैं, तूफान बोल रहा हूं, चक्रवात जो होते हैं वो यदि भारत में एंटर करते हैं तो भारत में याद रखना है, मध्य प्रदेश में याद रखना है उसका भी प्रभाव होता है। शीत लहरें भी चलने लगती है। अगर हम उत्तर के मैदान की बात करते बुंदेलखंड और मध्य भारत के पठार पर अगर हम बात करें तो शीतकाल में याद रखना है ये ठंडी हवाएं चल पड़ती है, और ठंडी हवाओं के कारण वहां पर ज्यादा ठंड भी होती है, और साथ में मावट भी आ जाता है, यानी कि शीतकाल में हमारे यहाँ पर पछुआ विक्षोभ के कारण बारिश भी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम ग्रीष्मकाल की बात करें तो ग्रीष्मकाल में याद रखना है ना लू भी चलती है। उत्तर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें बुंदेलखंड और मध्य भारत के पठार पर तो काफी ज्यादा है ना गर्म हवाएं भी चलती है, और इन गर्म हवाओं के कारण याद रखना है वहां पर लू लगती है। क्या लगती है? लू, जिसका सामान्य से अधिक तापमान होता है ना इन हवाओं का। तो ये है प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको डिटेल में आता है तो एक एक दो लाइन आपको लिखना है।
अब ये डायग्राम मैंने बनाया तो है ना, इसको समझना होगा, ठीक है, हम समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि पोपेन भाई साहब कहना क्या चाह रहा है ना। मध्य प्रदेश की में जलवायु का वर्गीकरण अगर हम देखें तो मौसम वैज्ञानिकों के आधार पर हम साधारणतः हम पढ़ते हैं, और मौसम वैज्ञानिकों के आधार पर प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटकर देखा जाता है। उन 4 भागों की भी चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले अगर यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र का निर्धारण करें, है ना, अगर ऐसा आता है कोपेन के जलवायु, तो कोपेन भाई साहब क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है वो सबसे सिंपल है, समझने के लिहाज से सबसे आसान है, और भारत के जलवायु क्षेत्र जो है वो भी याद रखना है कोपेन के जलवायु क्षेत्र वर्गीकरण के आधार पर ही निर्धारित किए गए। कोपेन ने ये कहा है, देखिए सबसे पहले तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण जो है वो आनुभाविक एवं मात्रात्मक वर्गीकरण है। समझते हैं क्या है ना। आनुभाविक है और मात्रात्मक है। आनुभाविक का अर्थ होता है कि अनुभव के साथ। देखिए, जलवायु वर्गीकरण की 3 विधियां हैं। पहला है जननिक वर्गीकरण, दूसरा है आनुभाविक वर्गीकरण, और तीसरा है मात्रात्मक वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण में हम क्या देखते हैं, जननिक वर्गीकरण में हम देखते हैं कि वहां पर अगर इतनी वर्षा हो रही है तो उस वर्षा का कारण क्या है, उत्पत्ति का कारण क्या है। तो जब हम जननिक वर्गीकरण देखते हैं तो वहां पर उत्पत्ति के कारकों की चर्चा करते हैं कि भाई अगर हम देखें कि भाई है ना, केरल के मालाबार तट पर यदि देखें तो भाई 300 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा क्यों हो रही है। तो जब हम क्यों का पता लगाते हैं तो हमें कारक पता चलती है कि अच्छा इस कारण से हो रही है। वहां पर तापमान इतना क्यों रहता है, तो जब हम तापमान के कारकों का कारणों का पता लगाएंगे तो वहां पर जब हम वर्गीकरण की चर्चा करेंगे तो वो कौन सा होगा, जननिक वर्गीकरण। जननी की कहते हैं ना, जननी जहां पर शब्द आता है तो हम उत्पत्ति को देखते हैं। किसे देखते हैं, उत्पत्ति की बात। आनुभाविक वर्गीकरण हम किसे देखते हैं, आनुभाविक वर्गीकरण का अर्थ होता है अनुभव के साथ। भाई मैं गया, केरल के तट पे रहा, कोंकण तट पे रहा, गंगा के मैदान पे रहा, मध्य प्रदेश में रहा, और मध्य प्रदेश में भी रहा तो मैं प्रत्येक स्थान पर जब रहा तो मैंने वहां पर अनुभव किया कि मालाबार तट पर जो है वो तापमान जो है वो सालों भर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। मैंने अनुभव किया है वहां पर, और मैंने अनुभव ये भी किया है कि वर्षा काल में यहाँ पर इसके पश्चिमी भाग में अगर देख लिया जाए तो बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, और पश्चिमी घाट के अगर हमने पूर्व में चले जाओ तो वहां पर बहुत कम वर्षा हो रही है। तो मैंने वहां पर अनुभव लिया, और अनुभव के आधार पर मैंने बता दिया कि मालाबार तट पे जो है वह है ना 300 से 400 सेंटीमीटर की वहां पर वर्षा मुझे देखने को मिलती है। तो ये मैंने किस आधार पर लिया, अनुभव के आधार पर लिया है। मात्रात्मक आधार ये होता है कि जब आप आनुभाविक वर्गीकरण हो या जननिक वर्गीकरण हो, जब इससे आप कोई आंकड़ा निकालते हैं तो उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फिर आप उसे टेबुलर फॉर्म में जब लाते हो, टेबल के रूप में जब आप लाते हो तो वो वर्गीकरण क्या कहलाता है, मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो आनुभाविक है और मात्रात्मक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जननिक आधार को निग्लेक्ट कर दिया है, समावेश है, लेकिन सबसे प्राइमरी जो विधियां है वो कौन सी है, आनुभाविक एवं मात्रात्मक विधि। इसी आनुभाविक और मात्रात्मक विधि के लिए उन्होंने कोपेन भाई साहब ने 2 तत्वों का प्रयोग किया है। पहला वर्षा और दूसरा है तापमान। ध्यान देना है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के लिए जिन 2 चरों का इस्तेमाल किया है उन 2 चरों का नाम है वर्षा और तापमान। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इन 2 तत्वों पर निर्धारित है। कौन कौन से, वर्षा और तापमान। इसी वर्षा और तापमान को आधार बनाते हुए कोपेन ने उसी क्षेत्र में, याद रखना है, वनस्पति का भी निर्धारण किया। यानी कि वनस्पति सीधा किससे कनेक्ट हो रहा है, इन 2 तत्वों से कनेक्ट हो रहा है कि वहां पर कितना तापमान है और कितने तापमान में वहां पर वर्षा कितनी हो रही है। अगर इन 2 चीजों का पता लगाया जाता है तो वहां पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि वनस्पति कैसे होगी। जैसे मान लिया जाए
कि अगर मैं मालाबार तट की बात कर रहा हूं तो मालाबार तट पर मैंने देखा कि भैया 18 डिग्री सेल्सियस से औसत तापमान है, इससे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर आपको शीत ऋतु भी देखने को नहीं मिल सकती है सामान्यतः, और वर्षा अगर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर समझ लेना है कि यहाँ पर सदाबहार वन है। वनस्पति कैसी होगी? सदाबहार वनस्पति। ये किससे निर्धारित किया? एक पहला तापमान और दूसरा वर्षा। तो इसे आधार पर याद रखना है, कोपेन ने वनस्पति का भी निर्धारण किया है। तो मुख्यतः इसके दो तत्व है, दो चर है, जिसके आधार पर वनस्पति का निर्धारण इन्होंने किया हुआ। तो अभी हमें यह देखना है, इतना मिटा दूं मैं, कोपेन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उस वर्गीकरण में कोपेन ने 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किया है। कितने? 5 प्रकार का, ए, बी, सी, डी और ई। मुख्यतः ये ई है, और एक है एच, हाईलैंड उच्च भूमि के लिए इन्होंने अलग से निर्धारित किया है, लेकिन मुख्यतः ये 5 जो है वो 5 तत्वों का है ना, ये 5 प्रकार की जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किया है। एक प्रकार की जलवायु है उष्णकटिबंधीय प्रकार की। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय प्रकार की। हम आ रहे धीरे धीरे। दूसरा बी जो है ये शुष्क प्रकार की जलवायु है। क्या है? शुष्क प्रकार की जलवायु। जो सी है, ये सी है उपोष्ण प्रकार की जलवायु। कौन सी है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु। जो डी है वो है समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। और जो ई है वो ई है शीत प्रकार की जलवायु। कौन से प्रकार की? शीत। तो ये 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र जो है वो कोपेन ने निर्धारित किए हैं। पहला है ए, जिसे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। दूसरा शुष्क, तीसरा है उपोष्ण, चौथा है समशीतोष्ण और पांचवा है शीत, है ना, यानी कि ट्रॉपिकल है ना, इसके बाद ड्राई, इसके बाद सब ट्रॉपिकल, इसके बाद टेम्परेट और उसके बाद कोल्ड। ये 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र जो है कोपेन ने निर्धारित किए। इन 5 में से ए, सी, डी और ई, क्या कह रहा हूं मैं? ए, सी, डी और ई, ये जो जलवायु क्षेत्र है ये तापमान के आधार पर है। प्राइमरी इसमें कौन सा चर इस्तेमाल किया गया है? तापमान। फिर सेकेंडरी कौन सा लिया है? वर्षा। जबकि जो बी वाला भाग है ये वर्षा पर आधारित है। शुष्क बोल रहे हैं ना, शुष्क किससे निर्धारित होगा? वर्षा से होगा। फिर टेम्परेचर जो है वो सेकेंडरी हो जाता है। तो जो भी जलवायु प्रदेश जो कोपेन ने निकाले हैं उनमें से जो 4 है ए, सी, डी, ई जो है वो तापमान पर आधारित है, जबकि डी वाला जो है वह वर्षा पर आधारित है। अब इनमें से मध्य प्रदेश में याद रखना है सी प्रकार की जलवायु और ए प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बाकी इनमें से कोई और जलवायु जो है वो पाई नहीं जाती। तो हमें मुख्यतः कौन सी पढ़नी है अभी? सी और ए, है ना। अब ए प्रकार की जलवायु क्या कहना चाह रहा है जरा देख ले। देखिए कोपेन के अनुसार, इसको मिटा दो, मैं लिख लिया। देखिए कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एडब्ल्यू, इसका अर्थ भी समझते हैं। दूसरा है सीडब्ल्यू, उपोष्ण प्रकार की मॉनसूनी प्रकार की जलवायु है। ये कौन सी है? मॉनसूनी प्रकार की, है ना, यहाँ पर लिखा होगा अगर है मॉनसून टाइप ड्राई विंटर, ठीक है ना। ड्राई विंटर क्यों है वो भी हम देखेंगे, शुष्क शीतकाल क्यों है ना, उसको भी हम देखेंगे। तो उपोष्ण प्रकार की याद रखना है क्या है? मॉनसूनी प्रकार की हम जलवायु देखते हैं जिसमें शीतकालीन शुष्कता मिलती है। और एडब्ल्यू जिसे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है। अब सवाना से तात्पर्य क्या है? सवाना हम किसे कहते हैं? सवाना एक ग्रासलैंड है। कौन सा ग्रासलैंड है? उष्णकटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो अफ्रीका में पाया जाता है, सूडान में, है ना। तो सूडान तुल्य जलवायु को ही हम सवाना तुल्य जलवायु भी कहते हैं। ऐसी ही जलवायु जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में भी मध्य, है ना, मध्य का उत्तरी भाग जो है वहां पर भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि मकर रेखा के ऊपर वाला, जिसे वहां पर भी सवाना ही कहते हैं। तो सवाना जहां पर शब्द आता है फिर समझ लेना है ये ग्रासलैंड है। और घास कब आती है? घास देखिए, एक तो मरुस्थल
घास और वन, है ना, इन तीनों का निर्धारण वर्षा है। अब वो कौन सा है? शीत मरुस्थल है तो फिर टेम्परेचर उसमें आ जाएगा, शीतोष्ण घास के मैदान है तो फिर टेम्परेचर उसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी फिलहाल के लिए आप वर्षा को देखो कि एक वन क्षेत्र है, दूसरा घास क्षेत्र है और तीसरा मरुस्थल है। ये किसके आधार पर निर्धारित हुआ? वर्षा के आधार पर। अगर वर्षा ज्यादा है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो फिर वहां पर वन क्षेत्र अच्छे होंगे। ये बात अलग होगी कि पर्णपाती हो गए, है ना, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 150-200 सेंटीमीटर तक, तो फिर वो पर्णपाती है। अगर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा तो सदाबहार वन, है ना। लेकिन हम सामान्यतः कहते हैं कि अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर वन क्षेत्र होगा। अगर 100 सेंटीमीटर से कम है तो वहां पर झाड़ियां होगी या घास होगी, ऐसा ही होगा ना। अगर इससे भी कम बारिश हो रही है तो फिर तो वहां पर कुछ भी नहीं आएगा, फिर तो मरुस्थल बनेगा, है ना। अगर 50 से या 75 से 100 सेंटीमीटर तक जहां पर वर्षा है वहां पर ग्रासलैंड होंगे, फिर तो होंगे नहीं होंगे। और फिर जहां पर याद रखना है कि उससे भी कम वर्षा है तो फिर मरुस्थलीय भूमि होगी। कैसी होगी? मरुभूमि होगी, है ना। पर सामान्यतः हम ग्रासलैंड में पर्णपाती वनों को भी शामिल कर लेते हैं अगर हम बड़े एरिया पर जलवायु का निर्धारण कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं एक प्रकार की जलवायु कहना क्या चाह रही है ना। मैं यहां समझा दूं, थोड़ा सा जगह है तो देखिए, एक प्रकार की जलवायु को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय, है ना। ये दोनों ही पेपर में काम आए, मतलब ए ही खंड में काम आ जाएगा, बी खंड में काम आ जाएगा आपको, है ना, बी पार्ट में। उष्णकटिबंधीय जलवायु का तात्पर्य होता है कि ऐसा प्रदेश जहां पर, याद रखना है, सालों भर तापमान जो है, याद रखना है, सालों भर तापमान उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। यानी कि सामान्यतः हम कहते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिक तापमान होना चाहिए। तो हम उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय। अब ये हमने क्या है, प्राइमरी हमने यहाँ पर कौन सा चर इस्तेमाल किया है? तापमान वाला। फिर अब हम इसे वर्षा के आधार पर फिर उप विभागों में बांटेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि ए एक प्रकार की जलवायु होगी, ए एम प्रकार की जलवायु होगी, ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु होगी और ए एस प्रकार की जलवायु होगी, है ना। यानी कि ए को हमने कितने भागों में बांट दिया है? इन 4 भागों में बांट दिया। लेकिन ये स्मॉल एफ क्या कहना चाह रहा है? स्मॉल एफ ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में सालों भर तापमान उच्च है और वहां पर सालों भर वर्षा हो रही है, तो एक का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? सालों भर वर्षा, यानी कि वर्ष भर वर्षा वहां पर अगर हो रही है तो फिर वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वहां पर कैसी जलवायु होगी? एक प्रकार की, यानी कि इसे ट्रॉपिकल यानी कि विषुवतीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विषुवतीय। तो विषुवत रेखा पर सालों भर वर्षा होती है ना, वहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता ही नहीं होता है। और इस प्रकार की विशेष जलवायु में याद रखना है, कोई शीत ऋतु नहीं होती है। एक प्रकार की अगर हम जलवायु देखें तो इसमें किसी प्रकार की शीत ऋतु नहीं है। दूसरा है एम प्रकार की। एम प्रकार की जलवायु के लिए ये तो कॉमन रहेगा। दूसरा क्या है? वर्षा अगर हम देखें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है यहां पर हमें देखने को मिलती है ग्रीष्मकालीन। कौन सा? अगर किसी क्षेत्र विशेष में 100 सेंटीमीटर से अधिक ग्रीष्मकालीन वर्षा हो रही है और शीतकालीन शुष्कता है। शीतकालीन शुष्कता से तात्पर्य अगर शीतकाल में वर्षा भी है तो 6 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर 6 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो फिर वहां पर, कहां पर? शीतकालीन में, शुष्कतम महीने में शीतकालीन वर्षा जो है वहां पर हमें 6 सेंटीमीटर से कम अगर प्राप्त हो रही है तो फिर वहां पर हम एम प्रकार की यानी कि मॉनसूनी प्रकार की जलवायु को देखते हैं। किसे देखते हैं? मॉनसूनी प्रकार की जलवायु को देखते हैं। तीसरा है एडब्ल्यू प्रकार की। अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब सॉरी यहाँ 150 से कर लो, 150 सेंटीमीटर है ना, इतना ठीक है। एडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो सामान्यतः 100 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन। कौन सी है? 100 सेंटीमीटर या 10-20 ऊपर चलता है, 120, है ना। हम मानते हैं 110, 120 के आसपास जो है यहाँ पर वर्षा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 80 से 110, 120 तक की अगर वर्षा यहाँ पर हो रही है तो हम एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु को देखते हैं। लेकिन कौन सी? ग्रीष्मकालीन।
शीतकालीन शुष्कता होगी यहाँ पर भी। अगर शीतकाल में वर्षा अगर हमें देखनी है तो लगभग 3 सेंटीमीटर तक की वर्षा हमें देखने को मिलती है। कहां पर? AW प्रकार की। समझेगा, AW प्रकार की में 100-110 सेंटीमीटर तक आपको ग्रीष्मकालीन वर्षा देखने को मिल जाएगी। और साथ में याद रखना है यहाँ पर शीतकालीन अगर शुष्कता है तो शुष्कतम महीने में भी आपको लगभग 3 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिल जाएगी। ये है हमारा AW प्रकार का। और AS प्रकार की जलवायु किसे कहते हैं? AS प्रकार की जलवायु याद रखना है कि जहां पर शीतकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर है, शीतकालीन, तो शीतकालीन वर्षा जहां पर 100 सेंटीमीटर होगी और ग्रीष्मकालीन शुष्कता है तो ऐसी जलवायु को हम कहते हैं AS प्रकार की जलवायु। दुनिया में इस प्रकार की जलवायु कहीं नहीं मिलती है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर AS प्रकार की जलवायु आपको कोरोमंडल तट पर देखने को मिल जाती है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो कोरोमंडल तट पर आपको AS प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसे मॉनसून विथ ड्राई सीजन इन समर, मॉनसून ही है लेकिन शुष्क ग्रीष्मकाल है, यानी कि वर्षा जो होगी वो शीतकाल में होगी, तो इसे हम कहते हैं, है ना। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये कच्छ का अपना काठियावाड़ का जो क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का लगभग दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, जिसमें आप अलीराजपुर को ले लो, बड़वानी को ले लो, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर के क्षेत्र को ले लो, तो ये वाला रीजन जो है ना, यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा एरिया है ना, जिसमें आप छोटा नागपुर का पठार वगैरह भी देख सकते हो, तो है ना, ये इसके बीच का रीजन, ये वाला जो पूरा रीजन है, सॉरी, है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है आपका यहाँ तक का, यहाँ पर AW है। AW का तात्पर्य मैंने क्या बताया? 18 डिग्री सेल्सियस से ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचा होना चाहिए और साथ में याद रखना है AW प्रकार में 100 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो इधर की ओर हम क्या देखते हैं भाई? हम बड़वानी वगैरह के क्षेत्र में क्या देखते हैं? बड़वानी वगैरह के क्षेत्र में हम 75 सेंटीमीटर या 80-90 सेंटीमीटर की वर्षा देखते हैं ना, देखते। और हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़वानी खरगोन जो है, बड़वानी खरगोन बुरहानपुर खंडवा, ये सतपुड़ा के इस साइड में है थोड़ा सा, हालांकि है, लेकिन वहां पर वर्षा ज्यादा नहीं हो रही। हाँ, हम आगे की ओर बात करें तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है। तो हमारा कुछ एरिया जो है यहाँ पर याद रखना है AW में आ जाता है ना, जहां पर किस प्रकार की जलवायु है? जहां पर सवाना प्रकार की जलवायु है, तो A उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम में जैसे बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन जिलों में याद रखना है AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आई बात समझ में? बाकी शेष मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बाकी शेष मध्य प्रदेश में याद रखना है CW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो पूरे गंगा के मैदान वगैरह पर पाई जाती है, और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी CW पाई जाती है। अब CW से तात्पर्य क्या है? देखिए, W का तात्पर्य तो वही रहेगा, W का तात्पर्य तो वही रहेगा जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। क्या? 100 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन वर्षा, 100 या 110 सेंटीमीटर की ग्रीष्मकालीन वर्षा, और शीतकालीन शुष्कता लगभग 3 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। लेकिन C का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर C का अर्थ क्या है? तो C प्रकार की जलवायु को याद रखना है उपोष्ण जलवायु कहते हैं। तो उपोष्ण जलवायु का तात्पर्य है कि जो ग्रीष्मकालीन तापमान जो है, ग्रीष्मकालीन तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा, 10 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। लेकिन जितना A प्रकार की जलवायु है उतना तापमान वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखना है 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्रीष्मकालीन तापमान होना चाहिए और -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे शीतकालीन तापमान नहीं जाना चाहिए। तो इतना तो जाता ही नहीं है। इतना जाता है प्रदेश में? नहीं जाता है। किसी क्षेत्र विशेष पचमढ़ी की अगर हम बात करें तो चला जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है? 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है क्या? नहीं गया है ना। तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहा है कि यहाँ पर C प्रकार की जलवायु तो है, लेकिन C में कौन सी है? तो औसतन जलवायु हम मध्य प्रदेश की कितनी देखते हैं? 112 सेंटीमीटर देखते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ पर डगोर वो भी 112 सेंटीमीटर याद रखना ग्रीष्मकालीन है ज्यादातर, है ना, और शीतकाल में याद रखना मावट का प्रभाव होता है। तो हमारे यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? CW प्रकार की। तो हमने देखा है कि लगभग जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में याद रखना है CW उपोष्ण प्रकार की मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, जिसमें ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी, शीतकालीन शुष्कता होगी।
है ना। तो शेष अन्य भाग में इस प्रकार की जलवायु को हम देखते हैं, है ना। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप बनाओ तो मध्य प्रदेश के मैप में आपको किस प्रकार से दिखाना है, मध्य प्रदेश के मैप में आपको इस प्रकार से दिखाना है, देखिए है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में AW प्रकार की है और शेष जो पूरे मध्य प्रदेश में है वहां पर आपकी CW प्रकार की है ना। तो ये दो भाग याद रखना है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हमने निर्धारित किए हैं। ये AW जिसमें आपको जिले पता चल गए कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और दूसरा है CW, शेष भाग पूरा, है ना। तो ये किसके आधार पर है, कोपेन के आधार पर है। अब हम बात करते हैं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यहाँ कौन कौन से जलवायु प्रदेश है। मौसम वैज्ञानिक अगर हम बात करें तो वो जलवायु तत्वों को लेंगे, है ना, कि कहां पर कितना तापमान हो रहा है, कहां पर कितनी वर्षा है, इन दो चीजों के आधार पर याद रखना है ना। उन्होंने 4 भागों में जो है इसको बांट दिया है, लेकिन याद रखना है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक रीवा पन्ना का विंध्यन प्रदारी क्षेत्र और दूसरा है बघेलखंड को। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रीवा पन्ना के क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अलग है और बघेलखंड में वर्षा की मात्रा अलग है, इसलिए हम 4 भागों में तो है लेकिन पढ़ेंगे हम कितने, 5 भाग, है ना, कितने पढ़ेंगे, 5 भाग। तो ये ध्यान में रखना है, लिखना भी है आपको वैसे, है ना। तो मौसम वैज्ञानिकों के आधार पर याद रखना है 4 भाग कौन कौन से है। तो ये मैंने आपको ये डायग्राम में भी बताया है ना। अगर हम देखें तो उत्तर का मैदान क्या है, उत्तर का मैदान है, तो उत्तर के मैदान की अगर हम बात करें तो इसमें याद रखना है बुंदेलखंड और मध्य भारत का क्षेत्र आएगा। मध्य भारत का क्षेत्र और बुंदेलखंड के क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग कहा जाता है, उत्तर का मैदान कहा जाता है, जहां पर जो जलवायु है वो महाद्वीपीय है। क्या है, महाद्वीपीय है। अब महाद्वीपीय का तात्पर्य मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, है ना। इन दोनों ही क्षेत्र में चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें, चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें या मध्य भारत के क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर ग्रेनाइटिक नीच चट्टान है और ग्रेनाइटिक नीच चट्टान काफी कठोर होने के कारण याद रखना है ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्म हो जाती है, तो शीतकाल में यह, है ना, शीतल भी हो जाती है। इसीलिए यहाँ की जलवायु याद रखना है महाद्वीपीय प्रकार की है। कौन सी है, महाद्वीपीय। तात्पर्य ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी और शीतकाल में अत्यधिक ठंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना, अधिक गर्मी और अधिक ठंड, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अगर हम यहाँ पर औसत तापमान, अगर ग्रीष्मकालीन तापमान देखें तो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान यदि हम देखें तो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान याद रखना है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है ना। मैं बड़े अक्षर में लिख दूं, है ना। ग्रीष्मकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन तापमान याद रखना है 42 टू 43 या 44 से डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं, ये ग्रीष्मकालीन औसत तापमान है ना। तो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान ही ज्यादातर आपको लिखना पड़ता है। शीतकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जितना अगर गर्म होगा उतना वह शीतकाल में ठंडा भी होगा। तो शीतकालीन तापमान यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलता है, औसत 8 से 10 डिग्री, है ना। अगर कोई उस क्षेत्र से होगा तो पता होगा, क्योंकि शीतकाल में भी याद रखना है 2-2 स्वेटर पहनने पड़ते होंगे उस क्षेत्र में, है ना। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, एक में काम चल जाता है ना, वो भी 11 बजे तक आते आते निकल जाता है। मालवा की बात करें हम, है ना, क्योंकि ज्यादा ठंड भी नहीं है। दूसरा है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र याद रखना है, ये विंध्य पर्वत वाला क्षेत्र ज्यादातर प्रभाव इसका यहाँ पर है, तो इसमें बघेलखंड वाला एरिया भी आ जाता है, रीवा पन्ना का क्षेत्र भी आ जाता है ना। तो यहाँ पर याद रखना है सम जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु, जिसका तात्पर्य होता है कि गर्मी भी साधारण होगी और ठंड भी साधारण होगी। यानी कि अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 38 से 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर औसत तापमान हमें ग्रीष्मकालीन देखने को मिलता है। लेकिन शीतकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। कितना, 12 से 15 या 12 से 18 भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 2-4 डिग्री इधर उधर चलता है ना। तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है औसत तापमान हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना।
लेकिन दोनों में वर्षा की मात्रा को देखें तो याद रखना है ये मध्य भारत का जो क्षेत्र है इधर की ओर जो है 75 सेंटीमीटर से कम है, और इधर की ओर अगर हम देखें तो 75 से 100 सेंटीमीटर की ओर है। तो औसतन हम कितना लेंगे 75 या 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हमें देखने को मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा 50 से 100 सेंटीमीटर के रूप में हमें यहाँ पर वर्षा देखने को मिल जाएगा। रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर याद रखना है कि रीवा पन्ना के क्षेत्र पर बात करें तो 100 से 125 सेंटीमीटर की हमें वर्षा देखने को मिलेगी, जबकि बगलखंड में अगर हम देखें तो 125 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा हमें देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन ये वाला भाग याद रखना है कि हमारा ये जो विंध्यन वाला जो विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवने और जो अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी पवने हैं इन दोनों से वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है हमारा यह पूर्वी क्षेत्र है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, है ना। नहीं तो अधिकांश वर्षा हमारे यहाँ पर अरब सागर की शाखा से ही होती है ना। बंगाल की खाड़ी से जो शाखा से जो वर्षा होगी वह थोड़ी होगी, लेकिन वह भी पूर्वी क्षेत्र में होगी। मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो मालवा के पठार पर भी सम जलवायु पाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि न अत्यधिक गर्मी न अत्यधिक ठंड। समझ में आया। और औसत वर्षा अगर हम देखें यहाँ पर तो औसत वर्षा याद रखना है 80 से 120 सेंटीमीटर। इसमें आपको ये लिखना है कि पश्चिम की ओर वर्षा कम है, पूर्व की ओर वर्षा ज्यादा है। औसत तापमान अगर हम देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस ही है, और तापमान अगर ये ग्रीष्मकालीन है ना, ये ग्रीष्मकालीन तापमान है। और अगर हम शीतकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो वही है ना 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर है ना औसत शीतकालीन तापमान हमें देखने को मिलता है। नर्मदा घाटी का क्षेत्र कैसा है। नर्मदा घाटी क्षेत्र अगर हम बात करें तो इधर की ओर याद रखना है विंध्य प्रदेश है। चट्टानें ज्यादा कठोर नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजरी हुई है ना, गुजरी नहीं गुजरी है। इसका तात्पर्य है कि कर्क रेखा के यदि प्रभाव में है तो ग्रीष्मकाल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकाल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन शीतकाल में याद रखना है ज्यादा ठंड नहीं हो पाती है कर्क रेखा के कारण, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं है, निचला वाला क्षेत्र है। इसलिए याद रखना है कि नर्मदा घाटी में गर्मी अधिक होगी, लेकिन शीतकाल में जो तापमान होगा वो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि साधारण ठंड हमें प्राप्त होगी। तो एक विशेष प्रकार की जलवायु जो नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, गर्मी अत्यधिक होगी और ठंड साधारण होगी। तो इस प्रकार से हम जो है वह 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन एक बघेलखंड का भी अलग से देख लेते हैं। देखिए उत्तर का मैदान की अगर हम बात करें तो वही है जो हमने पढ़ा है अभी, है ना। समुद्र तल से अधिक दूरी के कारण कर्क रेखा की समीपता के कारण यह कम आर्द्रता वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए यह ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडा क्षेत्र होता है। विस्तार सोन नदी घाटी के उत्तर पश्चिम में हमने देखा, सोन नदी घाटी के उत्तर पश्चिम में याद रखना इधर ही है ना। कहां तक है ना, मंदसौर नीमच तक, यानी कि मंदसौर तक फैला हुआ है पूरा की पूरा एरिया, है ना। इसकी बात करें तो ये पूरा की पूरा यहाँ पर है ना, और इधर भी है थोड़ा सा, ठीक। अगर जिले हम देखें तो रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, है ना, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर और नीमच। वर्षा अगर हम देखें तो इधर की ओर 50 से 75 है, और ये टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना की ओर देखें तो यहाँ पर ये रीवा वाला नहीं आएगा, है ना, ये गलत हो गया है, ये वाला एरिया नहीं आएगा, है ना, इतना ही एरिया आएगा, ठीक है। ये गलती से आ गया है, इसे करेक्ट कर लेना, है ना, ये वाला नहीं आएगा। और इधर की ओर अगर हम देखें, है ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर वगैरह देखें तो हम 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर हमें वर्षा देखने को मिल जाती है ना। यहाँ पर आप 2 भाग कर सकते हो वर्षा लिखकर आप यहाँ पर मध्य भारत के पठार पर और बुंदेलखंड के पठार पर 2 भागों में अलग आप लिख सकते हो। औसत तापमान ग्रीष्मकालीन जो है 42 से 43 है, और शीतकालीन तापमान 8 से 10 डिग्री वाला। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापांतर वाला क्षेत्र है ना, क्योंकि यही कहा ना कि भाई एक साल में सबसे अधिक तापमान कहाँ गया, यही है 43 मान लो, और एक साल में न्यूनतम तापमान कितना गया 8 मान लो, तो 43 और 8 के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखो
विंध्य वाले क्षेत्र में देखो तो 40 डिग्री है, और यहाँ पर आप 10 भी मानो तो भी तापांतर ज्यादा नहीं हो रहा है ना। तो सबसे ज्यादा तापांतर वाला क्षेत्र कौन सा है, यही उत्तर का है। विंध्य कैमूर पेटी को हमने देखा है ना। यह क्षेत्र उच्चावच तथा उच्च भूमि क्षेत्र होने के कारण अपने सीमावर्ती जलवायु खंडों से पृथक है, अर्थात यहाँ कर्क रेखा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही यह उत्तर के शीत लहर से प्रभावित होता है। इसलिए साधारण गर्म और साधारण ठंडी जलवायु यहाँ पर हमें देखने को मिलते। रीवा सतना, यहाँ मैंने काट दिया है रीवा वगैरह है ना, तो यहाँ है रीवा सतना कटनी दमोह सागर है ना। ये फिर से रिपीट हो गया क्या, ये नहीं आएगा शायद, इधर का ही कॉपी पेस्ट हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, ये आएगा दमोह थोड़ा बहुत, ये नहीं है ना। तो इतना क्षेत्र में आपको बता दूं, फिर से बता दूं यार, ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये वाला रीजन नहीं है ना, ये वाला नहीं है, मैं काट दूं इसको ताकि आपको पता चले। ठीक है, इतना एरिया नहीं है, रीवा सतना कटनी दमोह है ना। इसके अतिरिक्त याद रखना है जो मैंने दूसरा पार्ट बनाया है, यानी कि पूर्वी पठार वाला, अगर आपको एक साथ लिखना है तो एक साथ लिख सकते हो, बघेलखंड वाले क्षेत्र को भी इसमें ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा है, सेम जलवायु है, बस वर्षा जो है वो बदल जाएगी, तो आप अलग से भी लिख सकते हो। एक में वर्षा अगर देखें तो 75 to 100 सेंटीमीटर है, औसत तापमान 40 है और शीतकालीन तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हमने मालवा के पठार की देखी है ना, ग्रीष्मकालीन तापमान को देखा, शीतकालीन तापमान को देखा, वही है। नोट करके मैंने लिखा है, चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है ना, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो। नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में हमने बात कर ली, ये सतपुड़ा श्रृंखला और नर्मदा घाटी के मध्य सकरा भाग है जो कर्क रेखा के समीप है, इसलिए यह अधिक गर्म एवं उत्तर की शीत लहर विंध्याचल को पार नहीं कर पाती, इसलिए साधारण ठंड जलवायु वाला क्षेत्र है ना। इसलिए यहाँ पर ज्यादा हमें ठंड भी नहीं मिलती है, लेकिन गर्म क्या होता है ना, कर्क रेखा के समीप होने के कारण जो है वो गर्मी ज्यादा होती है। तो विस्तार नर्मदा के दक्षिण में बालाघाट से लेकर बड़वानी तक पूरा है, 75 से 150 सेंटीमीटर, तात्पर्य पूर्व की ओर कम है, पूर्व की ओर ज्यादा है और पश्चिम की ओर कम है। औसत तापमान 40 और इधर 15 से 18 डिग्री सेल्सियस है ना। चलिए, पूर्वी पठार वही है जो मैंने विंध्यन कगारी प्रदेश में कहा है, बस वर्षा की मात्रा आपको अलग लिखना है। यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से ये जलवायु की पेटियां खिसक रही है, इसलिए यहाँ के तापमान में प्रत्येक वर्ष कमी और बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हाल ही में सबसे ज्यादा तापमान जो है वो खरगोन बड़वानी के क्षेत्र में जो है वो अंकित किया जा रहा है, जबकि अगर हम तापमान की बात करें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो विदिशा के गंजबा सौदा में ही अंकित किया गया है। सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें तो भिंड के गोहद तहसील में 55 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो है वहां पर है ना अंकित की गई है। पठार के रूप में हम देखें तो शिवपुरी का पठार जो है वो सबसे ठंडा है। जिलों की अगर हम बात करें तो ग्वालियर और मुरैना जो है वो सबसे ठंडे जिले माने जाते हैं। सबसे न्यून तापमान यदि किसी स्थान विशेष पर अंकित किया गया है तो वो पचमढ़ी में किया गया है ना। सबसे ज्यादा वर्षा की अगर हम बात करें तो पचमढ़ी के क्षेत्र में जो है वह 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यदि पूछा जाता है तो क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आएगा, हमारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आएगा है ना। और यदि भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाता है सबसे अधिक वर्षा वाला तो आप बघेलखंड लगाते हो है ना। सारे प्रश्न जो है वो अलग अलग है ना, और उनके उत्तर भी अलग अलग है ना। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ऋतुओं की अगर हम बात करें तो ऋतु किससे निर्धारित होती है? पृथ्वी की परिक्रमण गति से है ना। और पृथ्वी की परिक्रमण गति से याद रखना है विविध प्रकार के हमें ऋतुएं प्राप्त होती है, और दूसरा क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है इस कारण से याद रखना है हमारे यहाँ अलग अलग ऋतुएं पाई जाती है। तो जिस प्रकार से भारत में 3 ऋतुएं पाई जाती है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी 3 ऋतुएं पाई जाती है ना। याद रखना विविधतापूर्ण जलवायु है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में उच्चावच में भिन्नता और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण याद रखना है विविधतापूर्ण जलवायु। अभी हमने देखा मालवा में अलग है, उत्तर भारत के मैदानों पे अलग है, बघेलखंड में अलग है
जिससे तापमान, वर्षा और वायुदाब के आधार पर 3 ऋतु यथा ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में बांटा गया है ना। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु कब होता है? ग्रीष्म ऋतु स्वाभाविक बात है कि भैया जब सूर्य का उत्तरायण होगा, कब होगा, है ना, 21 मार्च के बाद जब सूर्य धीरे 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 उत्तरी गोलार्ध में जब वह प्रवेश करने लग जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये कब तक चलेगा? ये जून जुलाई तक चलेगा, क्योंकि जून में क्या होगा, याद रखना है कि वर्षा काल आरंभ हो जाएगा, मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश कर जाती है। इसलिए याद रखना है विभाजित तो 2 भागों में होना था कि सूर्य के उत्तरायण से गर्मी होगी और सूर्य के दक्षिणायन से शीतल होगा, लेकिन बीच वाला जो ऐसा भाग हमारे यहाँ पर आ गया है जो वर्षा काल के रूप में जाना जाता है, इसीलिए गर्मी जो होती है वो हम जून तक काउंट करते हैं, है ना, 15 जून तक लगभग हम काउंट करते हैं। तो ये कब शुरुआत होती है? ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से प्रारंभ होकर जून तक होता है, अर्थात इस ऋतु में 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होगा और सूर्य के उत्तरायण में तापक्रम में वृद्धि होगी और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, फलस्वरूप प्रदेश में अधिक गर्मी भी होती है। इस समय प्रदेश का उत्तरी मध्य प्रदेश, विशेषकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिलों में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, ग्रेनाइटिक नीच चट्टान है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा तापमान आपको देखने को मिलेगा। औसत रूप से सबसे गर्म जिला जो है वो ग्वालियर है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थल विदिशा का गंजबासौदा है, जहां पर याद रखना है 48.7 डिग्री सेल्सियस उच्चतम तापमान अंकित अब तक किया गया। लेकिन हाल ही के दिनों में याद रखना है बड़वानी और खरगोन में बहुत ज्यादा तापमान अंकित किया जा रहा है, विशेषकर खरगोन और बड़वानी, है ना, ये भी याद रखना है आपको। ठीक उसी प्रकार से अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो जून से लगभग मानसून का आरंभ हो जाता है, सितंबर तक लगभग मानसून हमारे यहाँ पर चलता है, क्योंकि अक्टूबर में याद रखना है कुआर की उमस का समय होता है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का, जिसे आप अक्टूबर हीट भी कहते हो, उसका समय होता है। इसलिए हम अक्टूबर को जो है वो शामिल नहीं करते हैं। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत तापमान और न्यून दाब के केंद्र स्थापित हो जाता है, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं चलने लगती है और ये हवाएं वाष्प से, है ना, भरी होती है, जिससे आर्द्रता अधिक हो जाती है और बादल बनने से वहां पर वर्षा हो जाएगी। तो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो है मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रदेश में वर्षा दोनों ही शाखाओं से हो रही है, दक्षिण पश्चिम इधर से आने वाली, याद रखना है अरब सागर से आने वाली, और बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी से आएगी वहां पर हमारे पूर्वी भाग में वर्षा होगी, जबकि दक्षिण पश्चिम में संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो ज्यादातर अरब सागर की जो शाखा है उससे ही होती है, याद रखना है ना। वर्षा ऋतु में 75 से 125 सेंटीमीटर तक की जो है वो वर्षा हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमारे पूर्वी भाग में मेकाल श्रेणी के आसपास अगर हम देखें बगलखंड में तो 150 सेंटीमीटर तक हमें मिल जाती है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम प्रदेश को देखें तो प्रदेश में याद रखना है, कहाँ गया और एक बाकी के, प्रदेश में अगर हम देखें तो इधर बहुत कम वर्षा है ना। तो पूर्व की ओर जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वर्षा बढ़ती चली जाएगी, और फिर अगर हम उत्तर के मैदान की बात करेंगे तो वापस से वर्षा कम होती चली जाएगी। तो ये वर्षा है, वर्षा का वितरण भी हम देखेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है भिंड की गोहद तहसील है ना, 55 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तो याद रखना सबसे कम वर्षा। अगर क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, तो क्षेत्र विशेष में मैं यहीं पर बना दूं छोटा सा एक मैप, है ना। तो ये वाला जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी, मध्य भारत के पठार पर सबसे कम वर्षा होगी यदि कोई भौगोलिक क्षेत्र आपको पूछा जाता है। और भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान यदि आपको पूछा जाता है तो फिर पूर्वी पठार होगा, बगलखंड होगा, है ना, भौगोलिक क्षेत्र में। और ऐसे सामान्य पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो ये वाला जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको वर्षा देखने को मिलती है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को हमें मिलती है। उसी प्रकार से शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो
दक्षिणायन के साथ 23 सितंबर के बाद याद रखना दक्षिणायन होगा, लेकिन दक्षिणायन होने के साथ याद रखना है अचानक से तापमान नहीं गिरता है, बल्कि अक्टूबर के समय में धरातल में संचित जो ऊष्मा है वो पुनः से है ना विकिरित होती है, और अक्टूबर के सीजन में हमें थोड़ी गर्मी का एहसास होता है मध्य प्रदेश में, जिसे आप द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हो। किस ऋतु के नाम से जानते हो? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। लेकिन इसका प्रभाव 1 महीने तक रहता है लगभग, फिर नवंबर के बाद याद रखना है धीरे 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 तापमान कम होते चला जाता है, और नवंबर से लेकर फरवरी तक जो है हमारे यहाँ पर शीत ऋतु होती है, जब तक सूर्य का उत्तरायण पुनः से न हो जाए, है ना। तो ऐसे में याद रखना है कि जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो दिसंबर और जनवरी ये 2 माह है जब हमारे यहाँ पर तापमान न्यून हो जाता है, और सबसे ज्यादा न्यून तापमान जो है वो जनवरी के माह में हमें देखने को मिलता है ना। यहाँ पर मैंने दिया भी होगा शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत औसत तापमान कितना रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, किंतु जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड होती है ना, ये भी हमें देखना है। मध्य प्रदेश में तापांतर की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तापांतर मार्च के महीने में अंकित किया जाता है, क्योंकि तापमान सबसे कम भी वहीं पर होगा, थोड़ा ज्यादा भी होगा, तो तापांतर जो है ना यहीं पर अंकित किया जाएगा। किस माह में? मार्च महीने में। तो ये याद रखना। सबसे न्यून तापमान पंचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में औसत रूप से सबसे ठंडा जिला ग्वालियर एवं मुरैना है। ठीक, अब ये मैं 5 बार बता चुका हूं आप में से 6ठी बार बता रहा हूं, है ना। जब मैंने भौगोलिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश बताए थे तब भी मैंने बता दिया है ना। वर्षा का वितरण अगर हम देखें, क्योंकि विविधता वाला राज्य है, उच्चावचीय संरचनाओं से युक्त है, तो अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार के वहां पर है ना आपको वर्षा भी देखने को है ना मिलेगी, कम ज्यादा मतलब। मध्य प्रदेश भारत के मानसूनी वर्षा वाले प्रदेश में आता है। यहाँ जून से सितंबर तक होने वाली बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों से ही वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा के आधार पर प्रदेश को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में बांटा गया है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 मार्क्स में, याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण को दर्शाइए। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, अब निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र याद रखना है ना। औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब मैंने कम से ज्यादा की ओर बताया। देखिए निम्न का अर्थ होता है बहुत कम वर्षा, औसत से कम वर्षा यानी कि वर्षा है लेकिन वो थोड़ी निम्न से ज्यादा है, और है ना औसत से है ना थोड़ी सी कम है, तो उसको हम मानते हैं, है ना। और तीसरा है औसत से अधिक, अगर 112 सेंटीमीटर की औसत वर्षा है तो उससे ज्यादा ही वर्षा वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो 75 से कम, 75 to 100 सेंटीमीटर, 100 से 125 सेंटीमीटर और 125 से 150 सेंटीमीटर। अब आपको ये क्षेत्र बताने की आवश्यकता है मुझे नहीं ना। अगर 125 से 150 आ रहा है तो आप लिख दीजिए क्या है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, है ना, यही है ना। शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना। पचमढ़ी एक स्थान विशेष है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, जिले लिखे आप। औसत से अधिक वर्षा यानी कि 100 से 125 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, है ना। होशंगाबाद, रायसेन वगैरह क्षेत्र, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, है ना, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। 75 से 100 सेंटीमीटर है ना हमारा एरिया, है ना, पूरा है। तो छतरपुर वाला आएगा, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीधी आदि, इसमें हमारा भी लगा दीजिए, है ना। कौन सा आएगा? अरे इंदौर आएगा, है ना, रतलाम आएगा, देवास आएगा, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत लगा दीजिए। और 75 से कम, 75 से कम वाले क्षेत्र जो है वो यहाँ पर भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, ये वाला क्षेत्र जो है वहां पर है ना निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख लेना, है ना। मैं पुनः से बना दूं यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सॉरी, ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला आएगा आपका औसत से कम, और ये औसत से ज्यादा, ठीक है। 75 से कम,
75 to 100, 100 to 125, 125 to, ठीक। बाकी का हम कल देखेंगे, कल मृदा वाला टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है।